स्वस्थस्य स्वास्थ्यस्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनं च। बहुत ही सुंदर इसका अर्थ है। एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना, उसके स्वास्थ्य को रक्षा करना और साथ ही बीमार व्यक्ति को उसको उपचार करना और उसके रोग को दूर करना, इसी भावना के साथ आज हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज़ वेलनेस वीकेंड कॉन्क्लेव में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आज मार्गदर्शन के लिए मेहमानों का एक खास पैनल भी है। इनका भी मैं आपसे तारुफ करवा देता हूं। सबसे पहले तारुफ करवा रहा हूं मैं डॉक्टर धीरज दुबे जी का, सीनियर कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये नाम जो है फोर्ब्स और इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में दर्ज है और इन्होंने एक ही दिन में सबसे अधिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारे साथ प्रोफेसर प्रशांत कुमार पात्रा जी हैं, डीन हैं एसओए ग्रुप हॉस्पिटल्स, जो शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कई मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को संचालित कर रहे हैं। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, रिनाउंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कंसल्टेंट हैं और कोविड-19 के दौरान इन्होंने काफ़ी काम किया है। सामाजिक स्वास्थ्य अभियानों का उल्लेखनीय इनके साथ नाम जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि इन्हें प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से सम्मान भी मिला है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, इस कॉन्क्लेव में हम चर्चा करेंगे स्वस्थ जीवन के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए और साथ ही एक किस तरह से आप स्वस्थ जीवन बिताएं और उसके क्या समाधान हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। अब डॉक्टर भाटी, एक बहुत ही आसान सी चीज़ है, हम कहें कि बहुत ही तीन चीज़ें हैं। तो तीन चीज़ें क्या हैं कि खाना, पीना और सोना। अब खाना, पीना जो सोना है बहुत ही आसान लगता है, लेकिन 19-20 का इसमें अगर फर्क पड़ जाए तो जिंदगी पर भारी पड़ता है और खासतौर पे स्वास्थ्य पे। तो कैसे हम ये बैलेंस बना रखें? देखिए, खाना पीना सोना, बात आपने बिल्कुल सही कही, पर खाना क्या है और सोना किस तरह से, कितनी देर सोना है। सबसे पहले मैं सोने पे आ जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया के अंदर ख़ास तौर पे जो नींद को लेकर हम बहुत ज़्यादा उसको इग्नोर करते हैं और इस चीज़ को थोड़ा सेलिब्रेट भी किया जाता है कि नहीं, मैं कम सोता हूँ। आप किसी से बात करेंगे कि मैं 4 घंटे ही सोता हूँ और कोई कहता है मैं 8 घंटे सोता हूँ, तो जो कहता है 4 घंटे सोता हूँ उसको थोड़ा ज़्यादा वो मानेंगे कि ये ज़्यादा काम करते हैं। तो नींद एक सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पे युवाओं में, यूथ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़्ड है। तो यहाँ पे राइट मैं बता रहा हूँ कि राइट डाइट क्या है, राइट नींद क्या है आपकी। और इसके अलावा एक्सरसाइज तो जैसे हटा ही दिया हमने, और आपने भी एक्सरसाइज की बात नहीं की, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जितनी भी रिसर्च है वो शो करती है कि इंडिया में अब जो मूवमेंट है वो बहुत बहुत कम हो गया है। इसी वजह से वो सारी जो बीमारियां हैं उस मूवमेंट कम होने की वजह से लिंक्ड है। हमने पैदल चलना बंद कर दिया है, बहुत चीज़ें हम ऑनलाइन आजकल सब कुछ डिलीवर हमारे पास हो जाती है। तो आई थिंक ये सभी पिलर्स में राइट एक नहीं है, सही जो उसका क्या मायना है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। अच्छा प्रोफेसर पात्रा, जैसे कि उन्होंने नींद की बात कही है, जिक्र किया है, आजकल देखने को मिल रहा है कि स्लीप डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रोफेसर पात्रा, क्यों ऐसा हो रहा है और क्या उपाय है कि लोग इस क्रॉनिक जो एक बीमारी बनती जा रही है, नींद ना आना, कैसे निकले इससे? वेरी गुड मॉर्निंग। वो जो नींद, वट एवर यू थिंक, बिकॉज बेसिकली आई एम एन इंजीनियर, आई विल टेक द टेक्निकल पॉइंट ऑफ इट. So I'll speak in English, sometimes in Hindi. So that if you do not do exercise, pranayam or proper diet as you told, then it is very difficult to have a sound sleep. As I know from the engineering point of view, 7 to 8 hours sleep per a person is very good. Because if you see the longevity of human life in India is hardly 70 years. That is the average longevity. If you consider US, it is more than 100 years. Why? Because in the school level, they have given stress on exercises. A student, a school children, when it goes to the school, then they have to make a round, 3 to 4 rounds. There is swimming pool, exercise. They give stress on the beginning on the health issue. But here in our country, we give a bag of, say, bags, books,
and tiffin, etc. And we make them burden. So the child at the age of 6 to 8 years is heavily burdened on academic side instead of enjoying the life. So he or she should be given a chance to enjoy the life. So that exercise is a must. Like for middle age or senior people, I am a senior citizen, so I have to do the morning walk as well as the evening walk. And also, you have to do at least 15 to 20 minutes exercise. If you cannot do the walking, then it will help you a good health. If you see, after COVID, we have a mental disorder. We have, because that may be the effect of the COVID. So to bring it back, or you can say for the betterment of our life, we should have a proper diet. Means you cannot take, as we say, थोड़ा खाओ और अच्छी तरह से जियो. मतलब if you eat less, then you can live longer. So what will happen? Choosing the proper diet, carbohydrate less, protein more, this type of food, and also in the right timing. If you take breakfast at 11 o'clock instead of 8:30 to 9, lunch at 3 o'clock instead of 1:30 to 2:30, and dinner after 10 p.m., it is not advisable. And if you see, that's why we have studied from NIT and IITs and done PhD from abroad also, you will see that after 8 p.m. in IITs and NITs, you will not get dinner. If you are late, देन आपको भूखा रहना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा. 8 का बाद आप जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा. अर्ली डिनर एंड अर्ली टू राइज. इट रिक्वायर्स 12 घंटा चाहिए उसको, जो खाना खाया है ना उसमें थोड़ा डाइजेशन के लिए 12 घंटा मिनिमम चाहिए. इफ यू आर टेकिंग एट 10 p.m. देन you make a habit that next day you have to take at 10 a.m. See, in IITs and NITs, you have seen professors coming with bicycle. It is not a fashion, but it is a passion, because they want to make it fit their exercise, or say they want to make their fit of their body. They are doing lot of research, and we have learned that. But if you tell our students to come with bicycle, or our professors or faculty, they will laugh at it. सर लाइफस्टाइल कैसे जाऊंगा मैं, मेरा 4-wheeler ये लाइफस्टाइल सर बहुत मुश्किल है. या लाइफस्टाइल वेरी डिफिकल्ट कि इस लाइफस्टाइल को ले. लेकिन और जो लाइफस्टाइल आपने बताया, ये जो बदलाव हुआ है, इसी बदलाव ने ही मुझे लगता है कि लोगों की जिंदगी में काफी ज्यादा बीमारियों का घर बना दिया है. डॉक्टर दुबे, क्योंकि जो लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, इस लाइफस्टाइल चेंज की वजह से एक चीज जो नजर आने लगी वो है कि जो यूथ है उनके अंदर ये जॉइंट्स को लेके इश्यूज हो गई हैं, मोबिलिटी इश्यूज आ गए हैं. यस, बिल्कुल सही अमित जी. एक्चुअली आप देखेंगे कि हम लोग जब ओपीडीज में देखते हैं तो पेशेंट्स फ्रिक्वेंटली हर एक 3 महीने में 6 महीने में अपने टेस्ट कराते हैं, लैब टेस्ट कराते रहते हैं. उसमें वो अपने ब्लड के सारे पैरामीटर्स करा लेंगे, बट अपनी बोन एंड जॉइंट हेल्थ को मिस कर देते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे नेग्लेक्टेड जो एरिया है अपनी बॉडी का, दैट इज़ बोन, जॉइंट एंड मसल्स, जिसको आप इग्नोर करते हैं. अपने कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान देंगे, हीमोग्लोबिन पे ध्यान देंगे, और सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे. बट आप ये मानिए सर कि लाइफ इज़ मूवमेंट एंड मूवमेंट इज़ लाइफ. अगर हड्डियाँ और जोड़ आपका साथ नहीं देंगे तो आप उठ के पानी पीने भी नहीं जा सकेंगे. ठीक है, न्यूट्रिशन तो बात की बात है. सो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिसका आप अगर रूटीन में परफॉर्म उनको करेंगे तो आप पता लगा सकते हैं. जैसे विटामिन डी, अगर मैं स्टूडियो में सभी के विटामिन डी टेस्ट कराऊं तो यकीन मानिए 90% से ज़्यादा लोगों का विटामिन 10 से कम आएगा, एंड इट मस्ट बी अराउंड 50. विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन. इसके बिना आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, आपका हार्ट ख़राब होगा, आपके जॉइंट्स और हड्डियाँ तो होंगी वो होंगी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन एक रूटीन टेस्ट है BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको करानी चाहिए. अगर आपको प्रॉब्लम है तो जस्ट गो फॉर एक्सरेज, देयर इज नो नीड ऑफ CT और MRI. सो दीज आर सम बेसिक रूटीन चेकअप्स, वो आपको कराने चाहिए. जैसा कि विजय ने पूछा कि युवा यंगस्टर्स में आजकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता दूं उसका बहुत बड़ा रीज़न है अगेन लाइफस्टाइल, जो सभी का पीछे बेसिक रीज़न होता है. अभी आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो IT सेक्टर्स में हैं या लोग हैं, वो अब उनकी ज़्यादातर जो सिटिंग है वर्क फ्रॉम होम के बाद से वो बैठे बैठे हो गई है. सारा काम बैठ के ही हो रहा है. उस बैठने के चक्कर में वो बैठते तो हैं ही, उनकी मोबिलिटी तो कम हो ही गई है, साथ में वो पूरा टाइम गर्दन झुका के भी काम करते हैं अपने लैपटॉप या स्क्रीन पे, वो उनको करना पड़ता है. सो उनको स्पाइन के इश्यूज़ हो गए हैं, उनका ऑस्टियोपोरोसिस उनको हो रहा है. अगेन जब ये सब चीज़ें करते हैं तो आप साथ में कॉफ़ी भी खूब सारी लेते रहते हैं. हर आधे घंटे में 1 घंटे में कॉफ़ी का मग भी साथ में चलता है. कैफ़ीन, एक्सेसिव कैफ़ीन इज़ वेरी 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 डेंजरस फॉर योर बोन एंड जॉइंट्स. ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है. सो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके कारण से यंग में जो यूथ है उनको भी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली हो रही है. पहले हम OPDs में देखते थे कि जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है वो 50 या 60 के बाद की मानी जाती थी. अभी ये प्रॉब्लम 30-35 ईयर्स में क्रिएट हो रही है और हमें इस एज ग्रुप में भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज करनी पड़ रही हैं.
सो मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और केयरफुल रहेंगे तो आप बहुत हद तक आपके प्रॉब्लम्स को डिले कर सकते हैं। डॉक्टर दुबे, लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि हमें जॉइंट्स के इश्यूज हैं और हमें दिखाने की ज़रूरत है? हमें पता ही नहीं लगता है, हम तो बहुत ही सोचते हैं कि शायद मामूली दर्द है, खिंचाव आ गया है तो छोड़ देते हैं। कैसे पता लगेगा? मैं आपको बताता हूँ, देखिए सपोज़ आप कहीं बैठे, कुछ देर आप बैठे, अगर बैठने के बाद जब आप चलना शुरू करेंगे तो अगर आपके इनिशियल मूवमेंट जो हैं वो पेनफुल हैं आपके जॉइंट में, नी सबसे कॉमन जॉइंट है जिसमें आर्थराइटिस होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जब मैं उठ के चल रहा हूँ तो मेरे शुरू में जकड़न हो रही है, स्टिफनेस आ रही है, मुझे चलने में इनिशियली जो स्टेप्स है उस पर प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपके आर्थराइटिस की शुरुआत हो सकती है। अगर आप लंबे टाइम तक कहीं बैठे हुए हैं और आपके बैक में पेन होना शुरू हो गया तो ये इससे पता लगेगा कि आपकी बैक की जो मसल्स है और बोन्स है वो वीक हो रही हैं। आप बैठे हैं या सो रहे हैं, आपके हाथ में एक यहाँ से रेडिएटिंग पेन जा रहा है नीचे तक, ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे एक हाथ में पेन आ रहा है या हाथ में सूनापन आ रहा है, तो ये इससे पता लगता है कि हमारी स्पाइन में नर्व कंप्रेशंस हो रहे हैं। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ये एक इंडिकेशन हो सकती हैं आपके सिम्टम्स की, हाँ अब आपको दिखाने की ज़रूरत है। होता क्या है कि नॉर्मली ये चीज़ें होती है तो हम सिंपल पेन किलर्स लेके इनको अवॉइड कर देते हैं, तो फिर ये उस स्टेज में पहुंच जाती हैं जहाँ पे इनका वापस से आना इरिवर्सिबल हो जाता है। तो यही है कि अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स आपको आएँ तो आप इमीडिएटली ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएँ और अपना कंसल्टेशन कराएँ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप तो ये कह रहे हैं कि मोबाइल देखना बंद कर दें, कि मोबाइल में तो आधे टाइम पे वैसे ही रहते हैं, 1 घंटा 2 घंटा पता ही नहीं मोबाइल लगता है। देखें, बट मोबाइल को ऐसे रखें, आपका जो आप मोबाइल नहीं, इनफैक्ट न्यूज़पेपर भी या बुक भी आप पढ़ते हैं तो वो इस तरह से रहना चाहिए। इट मीन्स आपका जो मोबाइल और आपकी आंखें हैं वो एक ही लेवल पे पैरेलल होनी चाहिए, तभी आप उसको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता, हम नॉर्मली इस तरह से करते हैं तो आपको सर्वाइकल की समस्याएं हो सकती है जो बहुत चलिए कॉमन और पोल बहुत ही करवा dangerous लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं जो सोने से पहले या सोने मतलब बेड पे जाने के बाद रील्स देखते हैं? जरा हाथ उठाइएगा। अच्छा सर आप भी इन्वॉल्व हो गए क्या इनमें? देखिए, सब है। अच्छा, अब सुबह उठने के बाद सबसे पहले कौन अपने सोशल मीडिया पे जाता है? सारे ही जाते हैं। तो सर, ये डॉक्टर भाटी, ये जो स्क्रीन टाइम आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन टाइम है लोगों का इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जीवन में लोग अब एडिक्टेड हो गए हैं स्क्रीन के बिना। और इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, आपके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ रहा है, नेगेटिव क्या असर है इसका? देखिए, जो अभी हम बात कर भी रहे थे कि इंडिया में स्लीप डिप्रीवेशन बहुत ज़्यादा, और अभी थोड़े दिन पहले एक और हम प्रोग्राम कर रहे थे जिसमें ये था कि इंडिया में जो लोग सोते हैं तो इतना ज़्यादा इंटरप्शन क्यों होता है नींद में। तो उसमें सबसे बड़ा कारण तो मोबाइल ही था, कि स्क्रीन। अब स्क्रीन में होता क्या है, देखिए आप सो रहे हैं जिस समय, हम एक तो क्वालिटी ऑफ स्लीप की बात करते हैं, क्वांटिटी ऑफ स्लीप की बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो नींद है वो बॉडी में हेड से लेके टो तक बॉडी के हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करती है। आप कितनी भी अच्छी डाइट ले लीजिए, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, आप कितने भी सप्लीमेंट ले लीजिए, पर अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो उसका कोई यूज़ होगा ही नहीं। काफ़ी बार लोग आते हैं कि मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, डाइटिंग भी करता हूँ, पर बॉडी में कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा। आपकी नींद ठीक नहीं है, आपका गट हेल्थ इश्यूज़ है, पेट ठीक नहीं रहता लोगों का, तो नींद करेक्ट करनी है। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के पीछे जितने भी रीज़न होते हैं वो भी सबसे पहले स्लीप। कोई कहता है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो सबसे पहले कहेंगे कि आप अपनी नींद को फिक्स करो। अब नींद जब से मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है, देखिए दो समय, रात को जब हम सोते हैं, क्योंकि अभी आपने स्पेसिफिक पूछा है कि रात को और सुबह, रात को जिस समय हम सो रहे हैं, सोने के लिए तैयारी कर रहे हैं अपनी, तो हमारा एक हार्मोन होता है जो हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। तो आपने जैसे ही स्क्रीन लिया अपने मोबाइल पे, देखा, और फिर आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि अभी दिन हुआ है, रात नहीं हुई है, और वो मेलाटोनिन डिसरप्शन होगा, क्योंकि उसका एक समय होता है, वो 6-7 बजे से रिलीज होता है और रात को 12 बजे तक। तो आप बार बार सोने की तैयारी कर रहे हैं, बीच में फिर नोटिफिकेशन आया, आपने मोबाइल उठाया, देखा, फिर आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई, वो उसका जो आपका वो मेलाटोनिन रिलीज होना था वो डिस्टर्ब होगा बार बार, तो नींद तो होगी इफेक्ट। इसके अलावा जब हम सोने के लिए जाते हैं, हमारी ब्रेन वेव्स होती है, उन ब्रेन वेव्स को हम देख पाते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। तो अल्फा होती है कि जिस समय अभी हम थोड़ा रिलैक्स फेज में हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक
स्टेज में है, जैसे या बीटा जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, अभी बातें कर रहे हैं, पर जब मोबाइल देखेंगे तो उस समय आप अल्फा में आए, फिर आप बीटा में सर चले आप जो गए। बता रहे हैं ना, अभी नींद उड़ जाएगी, मैथ्स के याद आ गई मुझे तो, गणित अल्फा बीटा। तो वो बार बार आप एकदम सो रहे हैं तो फिर आपकी ब्रेन वेव डिस्टर्ब हो रही है, और सुबह उठते ही देखिए, सुबह उठते ही सबसे पहले आपने मोबाइल उठाया नोटिफिकेशन में, और आप डेल्टा में थे, आप गहरी नींद से फिर आप उठे, और उठते ही आपने कुछ ऐसा देखा कि ये हुआ वो हुआ, और फिर आप दोबारा से शूट कर गए बीटा में। तो डायरेक्ट डेल्टा टू बीटा, आप ये देखिए ना ब्रेन में क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है अंदर, ये सब इस तरह के चेंजेस आते हैं। इसी वजह से आप खुद देख लीजिए कि सुबह उठते टाइम हमें लगेगा कि रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं है, चलो थोड़ा सा कॉफ़ी पी के अपने आप को उठाएं, ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है कितना भी सो लें, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 टाइम का पहले आपको ध्यान रखना है कि सुबह उठते ही कुछ और दूसरी 1-2 आपके रिचुअल्स कर लो, आप पानी पी लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, कुछ कर लो, उसके बाद देखो एकदम से आप तेजी से नीचे अच्छी एकदम नींद नहीं होगी तो फिर तो मेंटल हेल्थ, अब प्रेशर भी तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा है ना। प्रोफेसर पात्रा, आजकल आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो डीन हैं, आपके अंडर में इतना काम होता है, तो बहुत प्रेशर आता होगा, कैसे आप संभाल लेते हैं? देखिए यहाँ पर जो भी लोग हैं, हर किसी के ऊपर प्रेशर है, स्टूडेंट है उनके ऊपर प्रेशर है, जो प्रोफेशनल्स के हैं उनके ऊपर प्रेशर है, हाउस वाइफ है उनके ऊपर भी प्रेशर है, अगर खाना क्या बनाना है, ये आप लोग प्रेशर संभालते कैसे? कम से कम लोग तो समझ जाएंगे हाउ टू हैंडल द प्रेशर। Yeah, that is a good question. But see, we have the capability. We cannot increase our capability. We cannot be stressed that much. So within that, we have to do, and we have to work for that. See, if you use judiciously the internet, social media, then there is no effect. So for बच्चों जैसे उनको इंटरनेट दिखना है कि उसको पढ़ाई के लिए, और जो क्लासरूम में पढ़ा हुआ है उसका कुछ डाउट क्लियर करने के लिए, वो सब देखने के लिए ठीक है। बाकी सोशल मीडिया आप अपना कैसे स्ट्रेस दूर करते हैं? सर मैं तो वही करता हूँ, मैं तो सर्च करता हूँ कि क्या क्या न्यूज़ आया है, क्या क्या नहीं आया है, क्या क्या न्यू इन्वेंशन हुआ है। मेडिकल साइंस, मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, लेकिन मेडिकल मेरा एक पैशन बन अच्छा, आप गया भी है। रील्स देखते हैं? नहीं, रील्स नहीं देखता हूँ रील्स नहीं देखता हूँ, तो ये सब अगर देखता हूँ, सो दैट यू डू judiciously for 1 to 2 hours, not more than that. We cannot control our mind, but the mobile should not control our mind. So that is thing. चलिए, आप So स्ट्रेस मोबाइल देता भी है, लेता भी है, लेकिन yeah. उसका सही से इस्तेमाल करना जरूरी Yeah, है। yeah, लेकिन मैं इसमें एक आंकड़ा भी लेके आता हूँ, एक आंकड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि हाल ही में लैंसेट की ओर से एक आंकड़ा आया था। वो आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला भी है और वो डराने वाला भी है। और इस आंकड़े में कहा गया है कि भारत में जो तादाद है लोगों की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। 7 करोड़ लोग भारत में जो है आबादी, वो मोटापे का शिकार हैं, और इसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा हैं, करीब 4.5 करोड़, और 2.5 करोड़ के करीब पुरुष हैं। और उससे भी चौंकाने वाली बात है कि करीब 1.5 करोड़ जो हमारे बच्चे यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो भी ओबेसिटी का शिकार हैं। और डॉक्टर दुबे, ये ओबेसिटी जो है, इसे माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि जब आपको मोटापा घेरता है तो कई सारी बीमारियां लेकर आता है। एक फिट इंडिया मूवमेंट भी उन्होंने शुरू की है। ये ओबेसिटी को आप कैसे दूर रखें, कैसे अपने आप को हेल्दी बना के रखें? देखिए, ओबीज जो लोग होते हैं, आप जब उनको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सही है, इनका सब कुछ सही होगा। बट क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक्शियन हूँ तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ कि जब हम उनकी सर्जरी करते हैं ओबीज पेशेंट की, आप लिटरली मानिए उनकी बोन्स इतनी ज़्यादा वीक होती हैं कि हम अगर उस पर हाथ रखें तो वो दब जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक जो बोन्स होती हैं वो ओबीज पेशेंट्स की होती हैं। सो ओबेसिटी, नो डाउट आपको ओबेसिटी कम करना है। ओबेसिटी आपको इनडायरेक्टली, देखिए हर चीज़ की कैपेसिटी होती है। आपका जॉइंट एक लाइट है, अगर उसकी कैपेसिटी 100 घंटे जलने की है तो आप उसको 100 घंटे चाहे एक सप्ताह में पूरा कर लीजिए, या फिर उसको उस तरह से आप जला लीजिए। सेम ऐसा ही हमारे जॉइंट्स के साथ भी होता है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपकी ओबेसिटी ज़्यादा है, तो आपके जॉइंट्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने से उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी होगा। सो ओबेसिटी कम करनी है, क्योंकि ओबेसिटी इटसेल्फ एक बीमारी है बहुत बड़ी। और इसको कम करने के लिए जैसे हमने सुना कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हम वॉक पूरा कर रहे हैं, हम 10 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं, बट हमारी ओबेसिटी कम नहीं हो रही। सो आप ये मानिए कि आपको वॉक करने से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग, आपको वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज भी करनी पड़ेंगी। पहले ये माना जाता था कि वेट की जो एक्सरसाइजेज हैं वो सिर्फ यंगस्टर्स के या बॉडी बिल्डर्स के लिए ही होती है, उनको मसल्स बनानी है। बट ऐसा नहीं है। 40 ईयर्स के बाद आपकी बॉडी में डीजनरेशन स्टार्ट होता है, तो आपकी मसल मास कम होने लग जाता है, आपका फैट मास बढ़ने लग जाता है। सो अगर आप वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, चाहे आप 90 साल के भी हों, बट आपको कुछ ना कुछ डंबल्स 3-4 किलो 5 किलो जितना भी आपकी कैपेसिटी है आपको उठा के वेट करना है,
सिर्फ वॉक से काम नहीं चलने वाला। सो एक्सरसाइज में अगर हम बात करें तो आपको वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी है। डाइट तो आपको आई थिंक डॉक्टर समीर ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि डाइट में आपको क्या रिस्ट्रिक्शन रखने हैं, बट हाँ मैं पर्सनली जो फॉलो करता हूँ आपको बता देता हूँ कि मैं शाम को 7 बजे बाद कोई फूड नहीं लेता। इनफैक्ट मैं रात का खाना नहीं खाता पिछले 10-15 सालों से। मैं सिर्फ रात को सलाद खाता हूँ या दाल पीता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। और दिन में भी अवॉइड करता हूँ फैटी चीज़ें लेने का। सो ये डाइट एंड एक्सरसाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ओबेसिटी को कंट्रोल करने के और तभी आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लिए। थैंक यू। आपने 35 सर्जरी की है एक दिन में। हाँ यस 34 जॉइंट रिप्लेसमेंट्स इन अ डे। इसका मतलब है आपके हाथ तो बहुत स्ट्रांग होंगे। हाँ आई Steady थिंक hands. कोई आ जाओ, अगर हम डिप्स लगा के देख लेते हैं अभी। अरे युवा है, आओ आप देखते हैं किसकी हड्डियां हैं। यूथ कोई यहाँ पर सर के साथ कौन लगाएगा पुशअप्स? आओ 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 सब- यार आओ, कम। आओ आओ, कोई भी नहीं है। देखिए आपके डॉक्टर फ्रेटर्निटी के कितने लोग हैं यहाँ पर जो डॉक्टरी कर रहे हैं। आइए आइए, कौन कौन आना चाहता है? अरे आ आइए जाओ आइए यार, कम। आइए आइए सर, आइए आप भी आइए। नेकी और पूछ पूछ। आइए डॉक्टर साहब, सब मैदान सब- आपके लिए है। अच्छा हो, ये मेरा टेस्ट हो रहा है। आइए, ये सामने कीजिए। आइए आइए, देखते हैं हड्डियां कितनी मजबूत हैं। टेस्ट कर लीजिए। नहीं आइए सर, आ जाइए इधर। अच्छा मैं काउंट करूंगा ना, कितने काउंट करने हैं? अच्छा मुझे अरे अच्छा एक मिनट, मैं माइक जरा रखूं उसके बाद। चलिए आइए। अब एक हाथ से मैं कर नहीं सकता, माइक को मुझे नीचे रखना पड़ेगा। ओके स्टार्ट। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह, कंटिन्यू। 10, क्या बात है, 20 हो गए सर। काउंट कर रहा है कोई? 24 25 26 27 28 29 30। बस सर। सर आपके पेशेंट बढ़ जाएंगे, पता लगे 1-2 की हड्डी चटक गई यहाँ पर। चलिए तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। थैंक यू आप सभी का। धीरे धीरे जाइएगा। लेकिन इसमें जीते सर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपकी उम्र कितनी है? इधर आइए, इधर पास आ जाइए। हाँ आपका नाम? अजय भूषण ग्रोवर, अजय ग्रोवर, आपका उम्र? 67। नहीं सर, गलत बोल रहे हैं। इट्स अराउंड 17। आपको देख के तो ऐसे ही लग रहा है। क्या करते हैं आप? 17 कहते हैं, 17 ही है मेरा। नहीं सर की फिजिकल एज 17 ही है। चांदनी बिल्कुल। चौक में है दुका। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके बैठिए। तो मुझे लगता है कि टेस्ट तो हो गया, ठीक है, और आपने बता भी दिया कि हड्डियां कैसे मजबूत रखनी चाहिए। श्योर, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है जो आप बिना किसी डंबल या रॉड के कर सकते हैं। आपकी खुद की बॉडी का वेट अगर अपने मसल्स पे डालेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर भाटी, प्रधानमंत्री मोदी जब बता रहे थे ओबेसिटी के बारे में, तब उन्होंने जिक्र किया था कि अपने खाने में जो तेल है 10% की कटौती करें। ये 9% नहीं, 11% नहीं, 10% क्यों? बिल्कुल। देखिए जो मोदी जी ने बोला है उसको हमें थोड़ा उस तरह से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और जैसा ओबेसिटी की बात कर रहे थे, अभी सर ने भी बताया, ओबेसिटी भारत में जो अभी चुनौती है ओबेसिटी को लेके, मोटापे को लेकर, वो है ज़्यादा। एक तो एब्डोमिनल ओबेसिटी, और दूसरा कई बार हम ये भी बात करते हैं कि भाई आप तो दिखने में फिट हो, पतले लोग होंगे उनको कहेंगे कि आप फिट हो, पर समझना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि टेस्ट के ज़रिए ये जान लेते हैं कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है। फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए वो डिफरेंट होता है। तो हम जितने भी जांचें करते हैं उसमें ये देखते हैं, ख़ास तौर पे यंग में, यूथ के अंदर फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, मसल परसेंटेज कम होती है। फैट में भी खास तौर पे आपका जो बैड वाला फैट है, आपके ऑर्गन के सराउंडिंग फैट है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। कई बार अब देखते भी है, टेस्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो दिखने में पतला है, स्लिम है, उसकी रिपोर्टें ठीक आती हो।
उनकी रिपोर्टों में सबसे ज़्यादा उतनी प्रॉब्लम मिलती है जिनका जो ओबीज हैं, वज़न ज़्यादा है। तो इस वजह से इंडिया भी एक एंडेमिक बन चुका है, जो ख़ास तौर पे वज़न ज़्यादा होने का। और सेम वज़न ज़्यादा है, आप ओबीज हैं, तो वो भी बॉडी के हेड से लेके टो तक हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है। और जैसा मोदी जी ने बताया वो 10% फैट कम करने की, ओवरऑल हम इंडिया की ट्रेडिशनल डाइट की बात करें तो उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, या फिर शुगर का जैसा हम बात करें इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी कारण बनता है आपके कई तरह के मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज क्या होती है? एक समूह होता है बीमारियों का, जिसमें डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, फैटी लीवर हो गया। फैटी लीवर को लेकर अभी ILBS ने एक स्टडी की थी दिल्ली NCR में। ऑलमोस्ट सभी लोगों को फैटी लीवर मिलता है और उस सब चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। तो इस वजह से वो उन्होंने फैट के बारे में बात की, पर कहीं से शुरुआत तो करें, पहले हम कम करना शुरू करें। और भारत में कई बार सेलिब्रेशन के नाम पे हर चीज़ में हम कहते हैं ट्रेडिशनल डाइट घर का खाओ, पर घर में भी अगर हम बात करते हैं तो छोले भटूरे, समोसे, पकोड़े, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो ओवरऑल हमारा ऑयल का कंजप्शन बहुत आप बोल ज़्यादा रहे है। हैं तो कि धीरे ऑयल धीरे कंजम्पशन जी। का जिक्र करते हैं। डॉक्टर दुबे ये बताते हैं कि अगर आपको जॉइंट्स अच्छा रखना है तो उसमें काफ़ी कोलेस्ट्रॉल खाना चाहिए, खाने की मात्रा होनी चाहिए, जैसे कि घी, कहते हैं कि उससे घुटने अच्छे रहते हैं। ये जॉइंट्स को कैसे हेल्दी रखें, क्या खाना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप कोलेस्ट्रॉल या घी खाएंगे तो वो ऐसा मिथ है कि आप घी खाएंगे तो जोड़ों में चिकनाहट देगा, क्योंकि घी कभी जॉइंट के अंदर नहीं जाएगा जो आप पेट में खाएंगे उसको। तो ये मिथ है बहुत बड़ा, ऐसा सही नहीं है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कोलेस्ट्रॉल भी आप डाइट में आपके होता है, आपका इंटरनल कोलेस्ट्रॉल भी फॉर्मेशन होता है, बट वो एक लिमिट में वो चीज़ें होनी चाहिए। बट जैसा इन्होंने पूछा कि डाइट क्या हम लें, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो रील्स आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, रील्स या वीडियोस, कई तो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं जो आप को दिखाते हैं, बट कई लोग ऐसे भी हैं जो जो उस फील्ड से जुड़े हुए नहीं है, बट वो आपको नॉलेज देते हैं। सो दिस इज़ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। उसको सुन के बहुत सारे लोग ऐसी डाइट फॉलो करने लग जाते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। एक डाइट सभी लोगों के लिए सही कैसे हो सकती है? इज़ इट पॉसिबल? जब आपके पैरों का नाप सही सेम नहीं हो सकता, आपके कपड़ों का साइज सेम नहीं हो सकता, तो आपकी डाइट कैसे सेम हो सकती है? नॉट पॉसिबल। किसी को किडनी का प्रॉब्लम होगा, किसी को लीवर का होगा, किसी को हार्ट का होगा, उनका सबका डाइट अलग होगा। तो कभी भी ऐसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को फॉलो नहीं करें, क्योंकि वो आपको नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा सकती है। सो अगर मैं सिर्फ बोन एंड जॉइंट्स की बात करूं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी बोन एंड जॉइंट्स को हेल्थी हेल्दी रखेंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपका दूध, दही, पनीर। दही इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दूध, उसमें ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन होता है, प्रोबायोटिक्स होते हैं। सो इनका आप सेवन ज़्यादा करें। सनलाइट का एक्सपोजर ज़रूर लें अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि और सनलाइट भी ऐसा नहीं कि पूरे टाइम कभी भी आप सनलाइट में आ गए, नहीं। जो सुबह मॉर्निंग आवर्स की जो होती है 8 से 10 के बीच की जो सनलाइट होती है, उसमें जो रेज होती है, क्योंकि विटामिन डी का सिंथेसिस सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है, दैट इज सनलाइट। वो आजकल खत्म हो गया। सनलाइट एक्सपोजर इज ऑलमोस्ट नील हमारे सभी के, इसीलिए हमारे विटामिन डी सबके कम है। तो आप धूप खाएं, सबसे कॉमन चीज़ विटामिन डी के लिए। जादू की तरह। हाँ, यस। और डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजप्शन करें। एक चीज़ मैं और बताऊंगा, कोलेजन आपने सुना होगा। कोलेजन का नाम सुनते ही जो स्पेशली जो यंग फीमेल्स होती है उनको स्किन की ग्लो याद आ जाती है कि हमारी स्किन ग्लो कर रही है, कोलेजन लेना चाहिए वो। बट आप सोचिए कि आपकी मसल, आपकी बोन का सबसे जो बेसिक है वो दैट इज़ कोलेजन। तो उस कोलेजन से ही आपकी बोन और हड्डियाँ बनी है। तो हाई प्रोटीन डाइट ज़रूर लें, प्रोटीन का सेवन करें। उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरल प्रोटीन जो है, सोयाबीन, दालें, बीन्स आते हैं, इनके अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन, अगर ये लेंगे सफिशिएंट, और एग अगर आप खाते हैं इट्स गुड। तीसरा, हर चीज़ का हमारे डीजनरेशन और रीजनरेशन, दो चीज़ें बॉडी में चलती हैं। जब बॉडी का डीजनरेशन होता है और रीजनरेशन होता है, 40 के बाद हमारा डीजनरेशन ज़्यादा होने लग जाता है, रीजनरेशन कम होता है। और डीजनरेशन कब होता है? ऑक्सीडेशन से। किसी लोहे में अगर पड़ा हुआ है, उस पर जंग या रस्ट लग रही है, तो उसके ऑक्सीडेशन से लग रही है। सेम चीज़ बॉडी में होती है। अगर आपकी बॉडी का ऑक्सीडेशन होगा तो इसका डीजनरेशन जल्दी होगा। और अभी हम जो भी खा रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, इन सब में ऑक्सीडेशन ही ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेंट्स भरे हुए हैं। हर जगह पॉल्यूशन है, केमिकल फूड। यही कारण है कि जो बीमारियां पहले 40-50 के बाद होती थी, वो आजकल यंग बच्चों में कैंसर, हार्ट की बीमारियां, कैटरैक्ट, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, ये सब जल्दी होने लग गया है। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा लेंगे तो बोन जॉइंट नहीं, आपका पूरा शरीर हेल्दी रहेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स में सबसे कॉमन जो है दैट इज़, एक तो विटामिन सी आप ले सकते हैं। विटामिन सी के लिए आप सिट्रस फ्रूट लीजिए आराम से। जो खट्टी वाली चीज़ें होती है, जिनको लोग बोलते हैं कि खटाई खाने से जोड़ खराब होता है, ऐसा कभी नहीं होता। खटाई इज़ विटामिन सी, एंड विटामिन सी इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी। सो विटामिन सी आपको लेना है। विटामिन ई आप ले सकते हैं। विटामिन ई के लिए आप क्या करें, कैप्सूल आते हैं विटामिन ई के, आप चाहें तो वो ले सकते हैं डेली, सिंपल।
मैं और सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहा, बस विटामिन, क्योंकि विटामिन ई बाकी चीज़ों में नहीं होता है। डॉक्टर एंटीऑक्सीडेंट्स दुबे, के लिए आप जो बता रहे हैं सारे नुस्खे जिनकी रिप्लेसमेंट हुई है नी की या फिर हिप की, वो भी इसी तरह से उसको बेटर रख सकते हैं, उनके लिए अलग है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जॉइंट्स तो आपके सारे ही हैं ना, बॉडी में जॉइंट्स तो सब जगह हैं, हम्म। हर हड्डियों के बीच में जॉइंट्स हैं। गार्लिक अगर आप खाते हैं तो गार्लिक का एक सुबह उठ के आप लें, गार्लिक इज़ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, जो लहसन जिसको हम बोलते हैं घर में। टर्मरिक आप छोटा, अगर हल्दी थोड़ी बहुत अमाउंट में डेली खाते हैं तो वो गुड एंटीऑक्सीडेंट। सो इन चीज़ों को फॉलो करके आप बहुत हद तक अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते हैं। ये सिंपल सी चीज़ें हैं जिनको आप रूटीन में फॉलो। नट्स में अगर अखरोट, वॉलनट अगर आप लेते हैं रात को पानी में भिगो के, इट्स वेरी वेरी गुड फॉर जॉइंट्स। सो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जिनको आप डेली रूटीन में फॉलो करके अपने बोन एंड चलिए, जॉइंट्स आपने तो को नुस्खे बता दिए, लेकिन साथ तो हम ये भी जानना चाहते हैं डॉक्टर भाटी, ये बताइए कि लगातार जो हम सोचते हैं कि किस उम्र के हिसाब से, मतलब उम्र के हिसाब से, पड़ाव के हिसाब से हमें टेस्ट किस हिसाब से करवाने चाहिए, क्योंकि लगातार हम देखते हैं हम टेस्ट करवाते रहते हैं, इसका टेस्ट उसका टेस्ट किस हिसाब से करवाएं? राइट टेस्ट राइट टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम भी देखते हैं, जैसे कई लोग देखते हैं कि इतना बड़ा एक पैकेज है, वो सभी तरह के टेस्ट करा लेते हैं, उनका कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं। और ख़ास तौर पे हम हार्ट को लेकर जब कई बार कहते हैं, तो जब उनका ब्लॉकेज वगैरह कुछ ऐसा होता है तो वो कहते हैं सब तो टेस्ट कराया था और सब कुछ ठीक था। तो हार्ट के नाम पे कई बार हम सिर्फ अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल सिर्फ इतना ही कराते हैं, या कोई लोग ईसीजी करा लेते हैं। तो वो राइट टेस्ट होना ज़रूरी है। देखिए, हमारी बॉडी में क्या चल रहा है वो लोग हमें पता नहीं होता। अभी थोड़े दिन पहले ही जिम में कोई 2 लोग मिले थे मुझे, तो वो कह रहे थे कि मैं इसको टेस्ट कराने के लिए लेके गया था, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो मैंने भी करा लिया, मतलब वो जो दूसरा पर्सन था, पर जिसको कराने के लिए लेके गए थे उनका नॉर्मल आया, और जो साथ में गया था अटेंडेंट, उसके में ब्लॉकेज आ गया। तो ये पता नहीं होता हमारी बॉडी में, और कई बार कोई और चीज़ के लिए जांच कराने आते हैं और पता लगता है निकला कुछ और है। तो ऐसा अक्सर होता रहता है। ऐसा ना हो, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऑडियंस के कुछ सवाल हम लेना चाहेंगे, आप हाथ उठाइएगा। अच्छा, कोई और पूछ ले। आप कुछ पूछना चाह रहे थे, शायद शुरू में आपने बोला था आप कुछ पूछना चाह रहे थे सवाल। हाँ, पूछिए सर। वहीं से सर यहीं से पूछ लीजिए। यहाँ इस जगह ये जो हड्डी है, यहाँ और यहाँ मुझे पेन रहता है। मैं ठीक है, आप बैठ जाइए। स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। और अभी जिन्होंने बताया था, सोते समय मैं पढ़ता तो नहीं हूँ लेटेस्ट हुए, लेकिन मोबाइल ज़रूर देखता हूँ। अब उसे पढ़ना मानेंगे आप, क्या मानेंगे? ये नहीं, ये ज़रूरी नहीं है सर, ये उसके कारण हो, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी हर जॉइंट्स में डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है। I'm 88 years. सर आपने सारे यंग लोगों को बुलाया क्या आज? ठीक है, अगला बहुत सवाल बढ़िया। ले लें। सो ये एज रिलेटेड डीजनरेशन है जो आपके बैक में हो रखा है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना सर, आपको कुछ बैक की एक्सरसाइजेज करनी है। आपको एक्सरसाइजेज, आपको एक बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, या आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन से, वो आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सी कुछ एक्सरसाइज बैक के लिए करके इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं 101%। सो आप रेगुलर वे में एक्सरसाइज करिए। नहीं सर, देखिए, फिर मैं एक्सरसाइज पे एक बार आऊँगा। हर तरह की एक्सरसाइज हर आदमी के लिए सही नहीं होती। हो सकता है कोई आप ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो जो आपके बैक को ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हो, तो आपको बैक के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी है। बहुत सारी एक्सरसाइज, कुछ लोग पैर उठा के सीधा, जैसे वो करते हैं ना, पैर सीधा ऊपर उठाना, वो कमर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। तो हो सकता है आप वो कर रहे हो, तो कुछ एक्सरसाइज आप एक बार एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके उनसे सलाह ले लीजिए। कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपको बता देंगे, फिर आप वही करिए, और जो नहीं करनी है उसको अवॉइड करिए। बेसिकली इंपॉर्टेंट ये कि क्या नहीं करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक और सवाल। Okay, so my question is related to heart health because उसके बारे में बात कर रहे थे. Sir, it's open to anyone from the panelist. I'm studying psychology. I'm in master's clinical psychology. तो हम stress के बारे में बहुत जोर देते हैं. तो stress और heart disease का काफ़ी अच्छा डायरेक्ट रिलेशन निकलता है. तो सर, आजकल सभी स्ट्रेस हैं. So how can we work to minimize stress so that heart health बनी रहे? कौन जना से? सो उसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले आप मूवमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया। तो लाइफस्टाइल में जितना हम मूव कर पाएँ, कैसे भी, मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल बॉडी का कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसके लिए ज़रूरी नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, थोड़ा सा आपको ऑक्सीडेशन पे भी ध्यान देना है, जैसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह वो करिए, क्योंकि उससे आपका जो दूसरा पार्ट है स्ट्रेस वाला,
जो मूवमेंट के साथ मेडिटेशन भी जोड़ दीजिए, मूवमेंट भी रखिए, और साथ के साथ आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह ये भी करिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका डाइट का, और ख़ासतौर पे जैसे आप यूथ हैं, अभी कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस नई आई भी है, इंडिया में भी स्पेसिफिकली बोला गया है कि आप 18-20 साल की उम्र से एटलीस्ट बेस लाइन कुछ चीज़ें करके देख लीजिए कि कहीं आपको बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है कि नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कि नहीं। ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा साइलेंट किलर है जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तो इन 3 चीज़ों को आप ध्यान रखो, और कभी भी किसी भी तरह की एक्सर्शन वाली एक्टिविटी में कभी जाते हो, मैराथन, आपको जिम ज्वाइन करना है, तो उससे पहले कुछ बेसिक जांच ज़रूर करा लो कि आपका हार्ट उसके लिए फिट है कि नहीं, और आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके परिवार में यंग एज में किसी को हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक, ऐसी कोई चीज़ आई है तो एक बार थोरोली कुछ चीज़ें और जैसे इकोकार्डियोग्राफी वगैरह ये सब करा के आपको देखना है। तो थोड़ा अपनी बॉडी के बारे में जानना ज़रूरी है, पर बेसिक वही है आपका डाइट, एक्सरसाइज, नींद एंड मेडिटेशन। थैंक यू। अगला सवाल। डॉक्टर साहब, मुझे एक जानना है, आई एम ए फिटनेस फ्रीक पर्सन, मैं एवरी डे आई डू जिम ऑलमोस्ट 1.5 आवर या 1 hour 15 minutes. Cardio and body weight lifting both can go together. आपका नाम? हाँ? नाम बता दीजिएगा। प्रीतम नाइक, आई एम 50 years old, सो एवरी डे आई डू जिम। तो लेकिन मुझे ये लगता है जो आज की डेट में जैसे हम कार्डियो करते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाता है। कार्डियो में पार्क में करता हूँ, ट्रेडमिल में नहीं करता। बट कहते हैं कि कार्डियो के साथ साथ अगर हम बॉडी वेट लिफ्टिंग करते हैं, जैसे आज एक बॉडी पार्ट में कर रहा हूँ, चेस्ट मार रहा हूँ या बैक कर रहा हूँ या शोल्डर कर रहा हूँ, तो वो जो मिक्स दोनों हो जाता है, तो उसमें कुछ इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट आता है क्या बॉडी बिल्डअप में? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए साइंटिफिकली ये है कि आपको वीक में अगर हम 5-6 दिन एक्सरसाइज करते हैं तो कार्डियो आपको 2 दिन करना चाहिए, रेस्ट जो 3-4 दिन है उनमें आपको वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो कार्डियो और वेट ट्रेनिंग को मिक्स ना करें, दे शुड बी सेपरेट। आपको अगर वीक में 2 दिन आप कार्डियो करते हैं तो मोर देन सफिशिएंट। कार्डियो इज बेसिकली आपका टेस्ट हो गया बॉडी का कि यस आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज गुड, उसको आपको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी 4 दिन वो काम करिए इस मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, वेट ट्रेनिंग है, 2 दिन वीक में कार्डियो करिए, उनको मिक्स ना करें। मैं माफ़ी चाहूँगा, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सभी सवालों का जवाब दिया। और चलते चलते बस एक पुरानी कहावत याद आ गई मुझे, भोजन करे धरती पर अलती पलती मार, चबा चबा के खाइए बैद ना झांके द्वार। यानी अच्छे जीवन शैली के लिए आपको अच्छी खाने की आदत होनी चाहिए, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए और सही मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।